दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि उनके 2 मंत्री जेल में हैं, जबकि वो खुद और संजय सिंह अभी हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। इसी वक्त पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इसी बीच स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उनसे अगर प्यार से राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने को कहा जाता तो वो छोड़ देती। उन्होंने अब किसी भी हाल में राज्यसभा से इस्तीफा देने से मना कर दिया है। उन्होंने अपने साथ हुई मारपीट और चरित्र हनन के पीछे का कारण यही बताया है। जानकारी के लिए बता दें, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के नियमों के अनुसार एक सांसद को केवल 2 ही परिस्थितियों में अयोग्य ठहराया जा सकता है। पहली परिस्थिति यह है कि वह सांसद स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे, या फिर कोई सांसद पार्टी के निर्देशों के विपरीत वोट करे या मत विभाजन के दौरान अनुपस्थित रहता है, तो भी वह अयोग्य ठहराया जा सकता है। किसी खास वकील के लिए राज्यसभा सीट खाली करने को लेकर स्वाति मालीवाल ने ANI पॉडकास्ट पर स्मिता प्रकाश से बताया, अगर मेरी राज्यसभा सीट उनको वापस चाहिए थी तो अगर प्यार से मांगते तो मैं जान भी दे देती। राज्यसभा सीट तो बहुत छोटी चीज है। गौरतलब है कि जिस खास वकील के लिए राज्यसभा सीट खाली करने की बात की जा रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में वह अभिषेक मनु सिंघवी बताए गए हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हार गए थे। वह दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के वकील है। इसका मतलब यह है कि भले ही आम आदमी पार्टी मालीवाल को पार्टी से निलंबित कर दे, फिर भी वह पार्टी की सांसद बनी रहेगी। हालांकि सदन में वोटिंग के दौरान उन्हें आपके निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी उन्हें निकाल देती है तो वह अपने ही राज्यसभा की स्वतंत्र सांसद बन जाएगी। जानकारों के मुताबिक वह किसी भी पार्टी के निर्देशों से बंधी नहीं रहेगी। उन्होंने आगे कहा, मैंने कभी भी पद की लालसा नहीं दिखाई। मैं 2006 में तब जुड़ी थी जब कोई किसी को जानता नहीं था। मैंने जमीन से जुड़कर काम किया है। 2006 से 2012 तक सारे ऑपरेशन चलाए हैं। मैं 3-4 लोगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। उन्होंने अब राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने को लेकर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे सांसद पद की कोई लालसा नहीं है। यह मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में इस्तीफा दे देती। मुझे कोई समस्या नहीं, मैं किसी पद में नहीं बंधी। जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा पीटा, अब मैं किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं दूंगी। मुझे बताया गया है कि इसी वजह से मेरा चरित्र हनन हो रहा है, मेरी बेइज्जती की जा रही है। मैं अब सांसद के तौर पर मेहनत करूंगी और एक आदर्श सांसद कैसा होता है बनकर दिखाऊंगी। गौरतलब है कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई 2024 को दिल्ली सीएम के आधिकारिक आवास पर मारपीट हुई थी। उनके साथ यह मारपीट दिल्ली सीएम केजरीवाल के पूर्व PS विभव कुमार ने की थी। इस घटना को लेकर स्वाति मालीवाल ने FIR भी दर्ज करवाई थी। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। केजरीवाल साहब के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल के करीबी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बोल बिगड़ गए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अमर्यादित बयान दे दिया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग काफी भड़के हुए हैं। संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर कहा, मोदी जी, मैं जानता हूं आप एक घटिया इंसान हैं, लेकिन इतने घटिया हैं ये नहीं सोचा था। लड़ना है तो हम लोगों से लड़ो। अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माता पिता को तंग करना तुम्हारी क्रूरता और कायरता का प्रतीक है। PM मोदी को गाली देने के बाद संजय सिंह के ट्वीट पर लोगों ने काफी कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, स्वाति मालीवाल के आरोपी के खिलाफ कब धरना दोगे, बहन है वो तो। एक और यूजर ने लिखा, शीश महल में केजरीवाल के माँ बाप रहते हैं। उसने अपने माँ बाप के सामने महिला सांसद को पिटवाया है, इसलिए केजरीवाल के माँ बाप चश्मदीद गवाह हैं। केजरीवाल के माँ बाप से गवाह के रूप में असली घटना को पता करने में दिक्कत क्या है? केजरीवाल के माँ बाप के लिए अलग कानून है क्या? एक और यूजर ने लिखा, तुम और केजरीवाल इंसान हो, ये जनता समझ गई है। महिला के प्राइवेट पार्ट पर लात मरवाई, उसके बटन तोड़े गए, फिर तुम लोगों ने CCTV कैमरा भी डिलीट करवा दिया। माँ बाप सबके बूढ़े ही होते हैं और निकम्मा बेटे की हरकतों का खामियाजा
भुगतना पड़ता है। एक और यूजर ने लिखा, पहले चोरी फिर ऊपर से सीना जोरी, शर्म आती है तुम लोगों को, धिक्कार है तुम जैसे नालायक औलाद पर। शराब घोटाला करके पूरे दिल्ली को नशे में डुबाने चले थे, आज पुलिस घर तक आ गई तो मोदी जी को गाली दे रहे हो। घर बुलाकर अपनी ही पार्टी की महिला नेता को पिटवाए और आज पुलिस पूछताछ करने पहुंच गई तो मोदी जी को गाली दे रहे हो। इसी कड़ी में आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, सारी हदें पार हो गई हैं क्योंकि उनके बूढ़े और बीमार माता पिता को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या पीएम इतना नीचे गिर गए हैं कि बूढ़े माँ बाप को परेशान किया जा रहा है? दिल्ली की जनता अपने वोटों के जरिए इसका जवाब देगी। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार के मामले में अब निर्भया की मां का भी बयान सामने आया है। निर्भया की मां ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली के सीएम हैं और पूरी जनता का उन पर विश्वास है, ऐसे में उन्हें इस मामले को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। निर्भया की मां ने याद दिलाया कि अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि वो दिल्ली के भाई और बेटे हैं। उन्होंने कहा कि भाई और बेटे के नाते अरविंद केजरीवाल को इस पर बोलना चाहिए। जिसने भी गलत किया है उस पर कार्रवाई करते हुए राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का समर्थन करना चाहिए। मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश की जनता अपने पसंदीदा पार्टी को वोट देकर विजयी बनाना चाहती है। इस होड़ में देश की हर प्रमुख पार्टियां अपने अपने स्तर से जनता की हितों के बारे में सोचकर काम करती है। हालांकि इस मामले में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पीछे रह गई है। इस बात की गवाही कोई नेता नहीं बल्कि पंजाब की महिलाओं ने दी है। उन्होंने उन वादों का पोस्टमार्टम कर दिया जो वादे अरविंद केजरीवाल की पार्टी और भगवंत मान की पंजाब सरकार ने जनता से किए थे। न्यू जंक्शन की मीडिया टीम जब पंजाब में पहुंचकर वहां की जनता से आपके द्वारा किए गए कामों को लेकर सवाल किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। महिला पत्रकार ने आपके उस योजना के बारे में सवाल किया जिसके तहत हर महिला को 1000 रुपये देने की बात कही गई थी। इस पर महिला ने कहा कि उन्हें 1000 वाली योजना का लाभ नहीं मिला है। झुंड में मौजूद सारी महिलाओं ने एक ही जवाब दिया है। पंजाब की महिलाओं ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ भी दिया है वो पीएम मोदी ने ही दिया है। पत्रकार ने पूछा कि आप लोग इस लोकसभा चुनाव में किसे वोट देंगे। इस पर महिलाओं ने कहा बीजेपी को। हम कांग्रेस और न ही आप पार्टी को वोट देंगे। पंजाब की जनता ने आप और कांग्रेस के झूठे आश्वासनों को खारिज करते हुए कहा कि वे बेरोजगारी को दूर करने और पंजाब को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए और साथ ही सुरक्षा और विकास के लिए देश में पीएम मोदी का नेतृत्व चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों पार्टियों के नेताओं के लिए बीजेपी सबसे मुफीद ठिकाना बनी हुई है। 21 मई को एक और बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी को टाटा कह दिया, जिससे दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल की टेंशन और बढ़ गई। पंजाब में लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक जगबीर सिंह बराड़ 21 मई को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बराड़ को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई। एक साल पहले ही वो शिरोमणि अकाली दल छोड़कर आप में शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से दरकिनार किए जाने की वजह से जगबीर बराड़ नाराज चल रहे थे। बराड़ ने दिल्ली में कहा कि मोदी जी ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला, उनकी राजनीति से प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं कि बीजेपी का आशीर्वाद पंजाब पर बना रहे, पीएम का आशीर्वाद पंजाब पर बना रहे और राज्य का विकास होता रहे। वहीं आपको बता दें कि 4 बार की मौजूदा पटियाला सांसद परनीत कौर ने सन्नौर विधानसभा क्षेत्र के इस गांव का दौरा किया। हालांकि एक रणनीतिक बदलाव के साथ मतदाताओं पर जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का आह्वान किया, जिससे पूर्व पटियाला शाही के रूप में मान्यता पीछे रह गई। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई और पंजाब के 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी महारानी परनीत कौर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ऐसे समय में पटियाला सीट पर चुनाव लड़ रही है जब पार्टी को राज्य में किसानों का व्यापक विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।
मुसलमानों को ओबीसी कोटे में एडजस्ट करने के लिए अलग कैटेगरी बनाने की ममता बनर्जी सरकार की कोशिशों को कोलकाता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस कैटेगरी में 2010 के बाद ओबीसी बने सभी के कास्ट सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए हैं। यह मसला इसी चुनाव में हल होगा कि धार्मिक आरक्षण नहीं होगा और इसे दूसरे भारत विभाजन का आधार नहीं बनने दिया जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिमी बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, इस तरह से सर्टिफिकेट जारी करना असंवैधानिक है। कोर्ट के इस आदेश पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी और इस फैसले को चुनौती देते हुए ऊपरी अदालत में जाएगी। सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को उत्तर 24 परगना जिले के हरहादा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को स्वीकार नहीं करती हूं। हाल ही में हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में लगभग 26,000 नौकरियां रद्द कर दी थी। मैंने वह आदेश भी स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा कि मुझे आदेश मिल गया है और अब मैं खेला खेलूंगी। उन्होंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, इसे किसी ने भी पारित किया हो, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि यह आदेश बीजेपी के पक्ष में है, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ओबीसी के लिए आरक्षण जारी रहेगा। ममता बनर्जी के बयान पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा, ममता बनर्जी ने बिना किसी सर्वेक्षण के 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया। कोई अदालत में गया, अदालत ने इस पर संज्ञान लिया और सभी 2010 से 2024 के बीच जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लूटना चाहती है और वह आरक्षण मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो सकता है जो कहे कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हम यह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे कि उच्च न्यायालय का निर्णय लागू हो। कांग्रेस ने तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण लूट लिया। अब ये लोग पिछड़ा वर्ग एससी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। एसटी और इसे अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुसलमानों को दे। बीजेपी इसका पुरजोर विरोध करती है। भाजपा किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का कड़ा विरोध करती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिमी बंगाल में कई वर्गों को दिया ओबीसी का दर्जा रद्द करते हुए कहा कि राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों में 2012 के एक अधिनियम के तहत ऐसा आरक्षण गैरकानूनी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिमी बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया और राज्य की नौकरियों में रिक्तियों के लिए 2012 के एक अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन वर्गों का ओबीसी दर्जा हटाया गया है उसके सदस्य यदि पहले से ही सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं तो उनकी सेवाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी। मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि इस फैसले से राज्य में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ लड़की या इंसान का अपहरण, दुष्कर्म कर हत्या बाद भी 14 लोगों पर केस नहीं होता क्योंकि बचाने के लेख लिख दिए जाते हैं। बरेली का जज का कुत्ता कितना लकी है, 14 लोग पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक जज साहब का कुत्ता गायब हो गया है। इस मामले में अब जज के पड़ोसी डंपी अहमद समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस एफआईआर में मारपीट, बेटियों से दुर्व्यवहार का आरोप भी लगा है। जज साहब लखनऊ में रहते हैं लेकिन उनका परिवार बरेली में ही रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला बरेली के इज्जत नगर का है। जज साहब की पत्नी का आरोप है कि 16 मई को डंपी अहमद, उनकी पत्नी और साथ आए लोगों ने दुर्व्यवहार किया। डंपी अहमद और उनके साथियों ने उनके साथ ही उनकी 2 बेटियों को भी धमकाया, लेकिन 18 मई को उन्होंने उनके कुत्ते को गायब कर दिया। जज के परिवार ने आशंका जताई है कि उनके कुत्ते को शायद जान से मार डाला गया है। इस मामले में पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम का केस जोड़ा है। जानकारी के मुताबिक जब इस घटना की खबर सिविल जज को लगी तो उन्होंने लखनऊ से बरेली पुलिस के अधिकारियों को फोन करके इसकी सूचना दी।
फिर बाद में लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी अनीता चौहान ने कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस टीम जज साहब के डॉगी को तलाश में जुट गई है। मामले में अब मीडिया ने जज के परिवार से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने नियमों का हवाला देकर बात करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि परिवार की ओर से गुम हुए कुत्ते का फोटो और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 16 मई की देर शाम को डंपी अहमद की पत्नी ने उनके कुत्ते द्वारा काटे जाने की शिकायत की और वो जज के घर पहुंची। तभी डंपी अहमद ने जज की बेटियों के साथ बदसलूकी की। उसने पास के गांव से 1 दर्जन से अधिक साथियों को बुला लिया और पूरे परिवार को जमकर धमकाया। जज साहब ने व्हाट्सएप पर कॉल किया तो उन्हें भी धमकाया। इस दौरान पुलिस को फोन किया गया तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी फरार हो गए। जज की पत्नी ने आरोप लगाया है कि 18 मई की रात उनके पालतू कुत्ते को गायब कर दिया गया। उन्हें शक है कि आरोपियों ने ही कुत्ते को गायब कर दिया है। वो उसकी जान भी ले सकते हैं। इस पूरे प्रकरण से जज का परिवार खौफ में है। इज्जत नगर थाने के प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह ने बताया कि जज की पत्नी की तहरीर पर एक नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में डंपी अहमद और उसके करीब 14 अज्ञात साथियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के साथ ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।